चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, जैसे देखिए सोडियम एटम है, Na एटम है, तो Na एटम में एक न्यूक्लियस है, इसमें आपके 11 प्रोटॉन है, फिर पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, अगले वाले सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और फिर उससे बाहर वाले शेल में आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ना। तो जो भी एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वे अपने न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसके साथ अट्रैक्शन में हैं। इसका मतलब मान लो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ये ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मुझे इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी देने के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन इस अपने एटम से फ्री हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी देनी पड़ती है इस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो किसी एटम के अंदर से एक आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए और लिखिए लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron, to remove the most loosely bounded electron। देखिए जैसे यहाँ पे मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ये होगा, ये नहीं कि ये और ये होगा, है ना। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात करें तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में बैठा है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम वो बात कर रहे हैं कि अगर किसी एटम के अंदर से कम एनर्जी देके 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ वीक से वीक अट्रैक्शन में होगा वही आसानी से निकलेगा। तो इसलिए उसने बोला वीक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, है ना, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom, so as to convert it into a gaseous cation, is called its ionization energy, या इसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और लिखिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम है, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है, गैसीय स्टेट में है। गैसीय स्टेट का मतलब होता है कि उस एटम का किसी दूसरे एटम से लेना देना नहीं है। गैसीय स्टेट में हम क्या बोलते हैं कि एटम या आयन इतने दूर हैं कि आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, अब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हमने वो सॉलिड फेज़ में ही अगर कोई मेटल थी वहाँ से निकालने की बात क्यों नहीं की। मान लो सोडियम मेटल है और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालने लगे, तो उस निकलते हुए इलेक्ट्रॉन पर हो सकता है कि बराबर वाले एटम का भी कुछ इंटरेक्शन का रोल आ जाए। तो आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग वेरी कर सकती है। तो हमने एक एटम को बिल्कुल आइसोलेटेड फॉर्म में कर लिया है, अब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो वो हर बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ही दिखाई पड़ेगी। तो एक एटम है m, गैसीय स्टेट में है, यहाँ से हम कुछ एनर्जी देंगे, इसे हम बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और ऐसा करने के बाद यहाँ से
m गैसियस ये प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये लूज़ कर देगा। इसी को थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे लिख सकते हैं, m गैसियस गिव्स m गैसियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना लूज़ कर दिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसे डेल्टा एच आई ई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और ब्रैकेट के अंदर 1, पहला इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से निकाला है, तो डेल्टा एच आई ई 1 है ना। तो डेल्टा एच आई 1 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैसी वैल्यू की होगी, प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस तब होती है थर्मोडायनेमिक्स में, प्लस वो डाटा होते हैं डेल्टा एच के जब एनर्जी दी जाती है, और माइनस वे होती हैं जब सिस्टम रिलीज करता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव का एक डाटा होगा, है ना। इसी तरीके से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कैन डिफाइन की जा सकती हैं। सिमिलरली सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज कैन बी डिफाइंड। ये तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी, अभी बाद में लिखिएगा, पहले यहाँ पर देख लें। ये तो पहली बार हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। अब जब ये कैटायन बन चुका है, अगर आप अब इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालने लगो, तब जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट मीन्स अब ये आपका m गैसियस, ये आपका कैटायन बन चुका है। अब आप इससे क्या बनाते हो, अब आप बनाते हो m गैसियस 2+ बनाते हो, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, तो इसे वो बोलेगा डेल्टा एच आई डॉट ई 2, और ये भी क्या होगी, अगेन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब ये m2+ बन गया है, आप फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा m गैसियस 2+, फिर आप यहाँ पर m गैसियस, ये बन जाएगा आपका 3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा एच आई ई 3, और ये भी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो मान लो पहले सोडियम था, सोडियम से आपने आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर वो सोडियम प्लस बन गया, फिर आपने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Na2+ बन गया, फिर आपने एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो Na3+ बन गया। ठीक है, अब आप अपने अनुभव से यहाँ पे बताइए कि डेल्टा एच आई 1, डेल्टा एच आई 2, डेल्टा एच आई 3 में सबसे बड़ी ज़्यादा कहाँ एनर्जी लगेगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी? ये एनर्जी से ज़्यादा होगी ये वाली एनर्जी, या कम होगी? ज़्यादा होगी, और ये उससे और ज़्यादा होगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है सेकंड में? एक पॉजिटिव चार्ज पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं, कुछ कन्विंसिंग सी थ्योरी नहीं लगी, कन्विंसिंग सी एक्सप्लेनेशन नहीं लगी। तुम्हें क्या लगता है, पहली आयनाइजेशन एनर्जी के बाद, मान लो पहली आयनाइजेशन में मुझे 100 जूल लगती है, तो सेकंड बार में 100 से ज़्यादा क्यों लगती है, बताओ? नहीं, Mg2, एक मिनट, ये Mg नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है भाई, ये क्या पढ़ रहे हो इसे? ये Mg मैग्नीशियम पढ़ रहे हो कैसे? कौन कौन ऐसा मैग्नीशियम पढ़ रहा है? ये M कोई एटम मैंने सब लिखा है, M यहाँ पर G गैसेस फेज है, मैग्नीशियम नहीं है ये। चलिए देखिए, जब आपका ये एटम था, उसके अंदर से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कैटायन बन गया, और हमने कल ही पढ़ा था कि कैटायन की रेडियस एटम से छोटी होती है, तो ये कैटायन था, और जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है छोटा हो गया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास बैठा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास बैठा है तो ऑब्वियस है कि आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। जब आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो और छोटा हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास बैठा, तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वे न्यूक्लियस के और पास आ जाते हैं, क्योंकि रेडियस छोटी होती चली जाती है, तो आपको और स्ट्रॉन्गर आपको फोर्स लगाना पड़ता है एक तरीके से उसको ओवरकम करने के लिए, है ना। तो इसीलिए आपकी जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है वे बढ़ती चली जाती हैं। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आपको क्या मिलता है? डेल्टा एच आई ई 1, इससे ज़्यादा आपका होता है डेल्टा एच आई ई 2, इससे ज़्यादा आपका होता है डेल्टा एच आई ई 3 एंड सो ऑन। ठीक, तो लिखिए, ये लिखिए यहाँ तक का।
चलिए इसके एक्सप्लेनेशन हम लिख लेते हैं, क्यों ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती हैं। तो इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन, इसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखिए। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम, फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम, from the neutral gaseous atom, comma, a positively charged ion, a positively charged ion is formed, a positively charged ion is formed। और जब पॉजिटिव चार्ज आयन का मतलब कैटायन जब बनता है तो कैटायन की रेडियस अपने पेरेंट एटम से क्या होती है, छोटी होती है, कॉमा, सॉरी ऐसे लिखिए, एंड रेडियस इज डिक्रीज्ड, एंड रेडियस इज डिक्रीज्ड, फुल स्टॉप। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between the nucleus and the remaining electron increases, and the remaining electron increases। So the nucleus of cation, so the nucleus of cation holds its remaining electron, holds its remaining electron more firmly, holds its remaining electron more firmly, full stop। So delta H IE2 is greater than delta H IE1, delta H IE2 is greater than delta H IE1। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं पीरियडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है। तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियडिक टेबल। तो पहले हम देखेंगे along the period, along the period, along the period, period 2 IE1 किलोजूल पर मोल, period 3 IE1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन।
ठीक है, यहाँ पे इनके डाटा देखते हैं। फाइव 20, 899, 801, 1086, 1402, 1314, 1681 और यहाँ पे 2080, 496, 738, 577, 786, 1060, 1000, 1256 और 1520। देखिए, अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम पीरियड 2 में बात करें तो लिथियम के पास, बेरिलियम के पास, बोरॉन के पास नंबर ऑफ शेल आपके 2 हैं, नंबर ऑफ शेल 2 हैं। दैट मीन जो पहला इलेक्ट्रॉन है डेल्टा HI1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 2 से निकाला जाएगा, ठीक है। तो जब जितने भी हैं उसमें शेल आपके सेम हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर मोर एंड मोर प्रोटॉन होते चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन होंगे, बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 6 होंगे, 7, 8, 9 और 10। इस तरीके से आगे जाने पर आपके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ रहे हैं। तो इन जनरल हमें क्या देखने को मिलना चाहिए, इन जनरल हमें देखने को मिलना चाहिए कि जैसे जैसे आप सक्सेसिवली आगे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मोर प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो यूजुअली अगर आप देखें तो 520 से हमने शुरू किया है और फाइनली 2080 मतलब 2080 पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन बीच में कुछ ट्रेंड हैं जो थोड़े से इरेगुलर हो गए हैं। तो ये इरेगुलर किस लिए हो गए हैं, कहाँ पर इरेगुलर हो गए हैं? 520 से अगर हम देखें तो ये 801 ठीक है, 1086 ठीक है, हाँ बस 801 से ज़्यादा हमें दिख रहा है ये 899। दैट मीन्स 520 है, यहाँ पर 801 है, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था 600 के आसपास, लेकिन ये 600 ना होकर 899 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेंड है बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा, ये वाला जो ट्रेंड है थोड़ा सा ये हमारे रेगुलर पैटर्न के ट्रेंड पर नहीं आया है ना। अब आगे चलिए, यहाँ पर 1086 है, यहाँ पर 1314 है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का डाटा वो कुछ 1200 के आसपास होना चाहिए था, 1200 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अपने एक्चुअल डाटा से वो एक तरीके से ज़्यादा आ रहा है। तो एक तरीके से इन दोनों के ट्रेंड में हमें थोड़ी सी गड़बड़ मिल रही है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से छोटा होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है ना। इसमें ट्रेंड कौन गड़बड़ा रहा है? यहाँ पर ट्रेंड गड़बड़ा रहा है ये बेरिलियम कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इसका जितना आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ये दिखा रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, ठीक है। उसी तरीके से आगे यहाँ पे चलिए, यहाँ पर 496 है, 500 के आसपास है ये, यहाँ पे 577 है, तो यहाँ पे कुछ 520 वगैरह के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन 520 की बजाय यहाँ पर 738 है। मतलब मैग्नीशियम का जो ये है ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर ये कौन एक तरीके से दिखा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नीशियम, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 786 है, यहाँ पर 1000 है, तो इसकी कुछ 900 के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये 1060 मतलब लगभग 1100 के आसपास कुछ रीच कर रही है। तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड में थोड़ा सा एबनॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है, और उसमें एबनॉर्मल कौन दिखा रहा है? फास्फोरस दिखा रहा है। इन एटम के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से जो रेगुलर ट्रेंड है ये उससे थोड़ा सा हाई दिखा रहे हैं, है ना। आपको क्या लगता है इन एटम के पास ऐसा कुछ क्या लग रहा है आपको जिसकी वजह से रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा जंप दिखा रहे हैं? क्या है उसमें? हाँ, तो अगर आप देखें तो बेरिलियम के पास फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है, मैग्नीशियम के पास भी फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और फास्फोरस के पास भी हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेरिलियम के पास अगर आप देखें तो 1s2 और यहाँ पर 2s2 है। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसके पास फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल है। यहाँ पर अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो यहाँ पर इसके पास 1s2, 2s2, 2p6 और आपका यहाँ पर 3s2।
तो इसके पास भी वो बोलता है फुली फिल्ड s ऑर्बिटल है। यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर दिखता है आपका 1s2, 2s2 और 2p3 है ना, और 2p3 का मतलब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड जो होते हैं वे रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल नहीं p सब शेल है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, हाफ फील्ड p सब शेल है, ठीक है, हाफ फील्ड p सब शेल है। तो क्या हमें देखने को मिलता है कि जब हम पीरियड में आगे चलते हैं तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मोर एंड मोर प्रोटॉन हो रहे हैं, तो अब न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको बढ़ती हुई दिखती है। हाँ, पर बस बीच में कुछ ट्रेंड हैं जो थोड़े से हमें अलग दिखाई पड़ते हैं, और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि इनके पास फुली फिल्ड एस और सब शेल है, उसके पास फुली फिल्ड हाफ फील्ड पी सब शेल है। उसकी वजह से ये अपने से आगे वाले से पहले ही ज़्यादा दिखाने लगे। ठीक है, इसको लिखिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अलोंग द ग्रुप, कि अलोंग द ग्रुप हमें क्या देखने को मिलता है। नोट डाउन हो गया सबका? चलिए, तो अलोंग द ग्रुप, तो सेकंड देखिए अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में जब आप नीचे जाएंगे, ग्रुप में जब आप मान लो लिथियम से नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता हुआ मिलेगा या घटता हुआ? घटता हुआ। क्या कारण? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो लिथियम में यहाँ पे न्यूक्लियस है, लिथियम में यहाँ बैठा है, तो सोडियम में यहाँ बैठा होगा,
पोटेशियम में यहाँ बैठा होगा, रुबिडियम में यहाँ बैठा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए डाउन द ग्रुप, जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल आपके बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल आपको बढ़ते हैं, तो आपका डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस क्या होती है, ये बढ़ती है, और ये बढ़ती है तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आपका घटता है, और ये घटता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी घटती है। ठीक है, चलिए एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए हम यहाँ पे बना लेते हैं, और मतलब आयनाइजेशन एनर्जी 1 किलो जूल पर मोल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। देखिए ये जो भी डाटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये डाटा आपको ऐसे रटने नहीं है, अगर ये रटने होते तो इतने दिनों में पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी याद हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये डाटा हमेशा समझने के लिए होते हैं किसका कितना है। मतलब ऐसे में कोई रैंडम डाटा थोड़ा ना लिख दूंगा 200, 200, 300, 400, 500, डाटा तो एग्जैक्ट वही लिखे जाएंगे, लेकिन ये डाटा केवल समझने के लिए है कि इस तरीके से इतना इतना वेरिएशन आ रहा है। ऐसा कहीं पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डाटा पूछ ले कि हाँ भी बताओ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। तो 520 यहाँ पर है, 496 यहाँ पर आपका 419, 403 और आपका 374। ठीक है, ये लिखिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं इसमें। जैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है यूजुअली, ये आपकी समथिंग इतने किलो जूल या जूल पर मोल होती है, उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हो सकती है समथिंग जूल पर एटम, है ना। किलो जूल से जूल बनाने के लिए 1000, और पर मोल से पर एटम अगर हमें बनाना तो 6 × 1023 का हम डिवाइड कर देंगे। उसी तरीके से जो आयनाइजेशन एनर्जी है, उसी तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हो सकती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी होती है जूल पर एटम। जूल पर एटम में जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी देगा, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 की, और ये फिर आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, तो कई बार वो आपको जो डाटा है किलो जूल पर मोल की बजाय वो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा ऐसे भी देगा कि इसकी एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो पर एटम में उसका मतलब होता है। ठीक, ये लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए।
The first five ionization potential of an element are, मतलब पहली 5 आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हैं, आर 9.1, 16.2, 24.5, 35 and 205.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। पहली 5 आयनाइजेशन एनर्जी ये इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है ना, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the atom? What is the number of valence electron in the atom? बताइए कितना आएगा? 4। कैसे अनुमान लगाया? हाँ, क्योंकि 5th वाली बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा? यहाँ पर वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये आपको कोई न्यूक्लियस रहा होगा, ये आपको कोई न्यूक्लियस है, ये आपका वैलेंसी सेल है, आउटर मोस्ट शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने 9.1 दी, अगले वाले में ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी लगती तो 16.2 दी, थोड़ी सी बढ़ गई। अगले वाले में ऑब्वियसली थोड़ी सी फिर बढ़ गई 24.5, अगले वाले में थोड़ी सी और बढ़ गई, लेकिन उससे अगले वाले में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई, 7-8 गुना बढ़ गई। तो इसका मतलब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो फिर अंदर वाले शेल में से निकाला जा रहा है, यही मतलब है। तो इसका मतलब बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड हैं, ये आपको ट्रेंड पता होने चाहिए। ये आपको जो ट्रेंड है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये पर्टिकुलर 4-5 ट्रेंड हैं, ये अगर आपको पता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो कोई भी ऑर्डर है, देखिए इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में आगे जाने बढ़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रुप में नीचे जाने पर घटेगी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये 4 ट्रेंड अगर आपको पता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी ऑर्डर आप निकाल ले जाएंगे, है ना। तो चलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, पहला ऑर्डर देखिए, लिथियम, पीरियड 2 की बात कर रहे हैं। लिथियम से ज़्यादा किसकी है अपने उस पीरियड में? बेरिलियम की या बोरोन की? बेरिलियम। लिथियम से आगे आपका आता है ये बोरोन। बोरोन से आगे आपका आता है बेरिलियम। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड आपका पलटा है ना। उससे आगे किसका आता है? कार्बन, उससे आगे ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे आपका ट्रेंड पलटा है। उसके बाद आपका फ्लोरीन और उसके बाद आपका ये नियोन। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। और इसमें दैट मीन्स ट्रेंड कहाँ पे गड़बड़ हुए हैं, ये जो है ये दोनों डाटा हैं जो आपस में पलटे हैं, रेगुलर से ये फ्लिप हो गए हैं, और यहाँ पर ये दोनों डाटा हैं जो रेगुलर से आपके पलट गए हैं। तो पहला ट्रेंड आपको ये पता होना चाहिए, है ना। इसका रीज़न क्या है? रीज़न आपका है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसका रीज़न है ये। दूसरा ट्रेंड आपको कौन सा पता होना चाहिए? पीरियड 3 वाला। पीरियड 3 में आपका क्या है? सोडियम है। सोडियम से ज़्यादा किसकी है? मैग्नीशियम की है या एल्यूमिनियम की है? एल्यूमिनियम की। उससे ज़्यादा आपकी है एल्यूमिनियम की, उससे ज़्यादा आपकी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के बाद आपका आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आपका फास्फोरस है, फिर सल्फर है। तो फास्फोरस सल्फर में सल्फर है,
सल्फर के बाद आपका फास्फोरस है, फिर आपका क्लोरीन है और फिर आपका ये आर्गन है। तो यहाँ पर ये 2 ऑर्डर हैं जो आपके पलटे हैं, ये आपको थोड़े से मेमोराइज रहने चाहिए। ये 2 ऑर्डर हैं जो फ्लिप हुए हैं, ये 2 ऑर्डर हैं जो फ्लिप हुए हैं। क्या रीज़न है इसका? सेम वही रीज़न है। रीज़न यहाँ पर है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, थर्ड ऑर्डर यहाँ पे हम देखते हैं। थर्ड यहाँ पर देखिए, थर्ड आपका है कार्बन, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप वाइज, हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 4, ग्रुप 4A, दैट मीन्स कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, है ना। कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उस ट्रेंड को देखेंगे। तो अभी आपको अगर ये नहीं पता है एग्जैक्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा होगा कार्बन का, है ना। कार्बन से आपका कम होगा सिलिकॉन, फिर आपका जर्मेनियम, फिर टिन और फिर लेड, आप इस पे आओगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। एक मिनट, यहाँ पे क्या है? ज़्यादा क्यों देखा रखा है? एक गड़बड़ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। ये सब भी सेम है। देखिए, कार्बन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद जर्मेनियम, फिर आपका यहाँ पर टिन होना चाहिए लेकिन टिन नहीं है, यहाँ पर आपका है लेड और उसके बाद आपका है यहाँ पर टिन। तो ये जो ऑर्डर ट्रेंड है ये आपका यहाँ पर पलटा है, ये जो ट्रेंड है ये आपका यहाँ पर पलटा है। इस ट्रेंड के पलटने की क्या कहानी है? देखिए, ये जो आपका आता है, ये जो लेड आता है, लेड आपका आता है इसमें जिसमें कि आपका लेंथेनॉइड आई है, लेंथेनॉइड सीरीज आई है। जो लेंथेनॉइड सीरीज है, इस वाली सीरीज में लेंथेनॉइड सीरीज आई है। लेंथेनॉइड सीरीज आने की वजह से जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेडियस उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए। आगे मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें एक डी की पहली एक रो है, फिर एक सेकंड रो है, फिर एक थर्ड रो है। तो अगर मैं फर्स्ट रो से सेकंड रो पर देखूँ, डी की फर्स्ट रो से सेकंड रो पर देखूँ तो रेडियस बढ़ती है क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ गए। सेकंड रो से जब मैं थर्ड रो पर जाता हूँ तो भी रेडियस बढ़नी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए। लेकिन सेकंड और थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं उनकी रेडियस लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि जो थर्ड रो है, थर्ड रो में आपके आ जाते हैं लेंथेनाइड्स, आगे पढ़ाया जाएगा, लेंथेनाइड्स आ जाते हैं। और लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जो लेंथेनॉइड जो अपनी डी है उसकी जो रेडियस है थर्ड वाली वो सेकंड के बराबर ही बैठती है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर आपकी है ये आपका बैठता है ये पीरियड 4, पीरियड 5 और पीरियड 6, है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी सीरीज की, है ना, जो आपकी डी सीरीज है। आगे ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। डी की एक पहली वाली सीरीज है, उसके एटम की रेडियस मान लो इतनी है। डी की फिर दूसरी वाली सीरीज है, ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ गए हैं तो उसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी हो गई है। जो यहाँ पर तीसरी वाली सीरीज है उसकी जो रेडियस है वो उस अपने से ऊपर वाले जो हैं उनके बराबर ही है, जो अपने से ऊपर वाले हैं उनके बराबर ही है ना। जो अपने से ऊपर वाले हैं उनके बराबर ही आपकी आती है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए हैं, आपके लेंथेनॉइड आ गए हैं, 14 एलिमेंट आ गए हैं, लेंथेनॉइड आ गए हैं। लेंथेनॉइड आने की वजह से ये वाली जो डी रो है इसकी रेडियस बढ़ी ही नहीं है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर जो लेड बैठा है ना, यहाँ पर टिन और यहाँ पर आपका लेड, यहाँ पर जो लेड बैठा है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो टिन की जो रेडियस है और जो लेड की रेडियस है वो लगभग सेम है। समझ रहे हैं?
आप लेड का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टिन से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टिन जो लेड की रेडियस है वो टिन की रेडियस से बड़ी होगी, यही ना? आप क्यों कम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेड की टिन से कम होगी? क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेड के पास ज़्यादा शेल हैं, जैसे कि पोटेशियम के पास सोडियम से ज़्यादा सेल है, तो आपने वो बड़ा हो गया साइज़ में, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आप ये लगा रहे थे कि लेड की जो रेडियस है वो टिन से बड़ी होगी तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर लेड की रेडियस टिन के बराबर ही हो जाए तो क्या होगा? लेड की रेडियस अगर टिन के बराबर ही हो जाए तो रेडियस तो हो गई बराबर, लेकिन लेड के अंदर टिन से 32 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, और 32 प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो अब आप घटती हुई आयनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अब आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा आएगी, है ना? तो क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेड की रेडियस लगभग टिन की रेडियस के बराबर ही होती है, लेकिन न्यूक्लियस में 32 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से लेड के आयनाइजेशन एनर्जी टिन से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रेंड मिलता है पीबी का ज़्यादा होता है आपका टिन से। और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड contraction, the size of PB is nearly same as that of tin, while it have 32 proton greater than tin, so ionization energy of PB is greater than ionization energy of SN। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये क्या हुआ यहाँ पर? ये इसको लिखिए। आगे चलें? पहले ही लिख लीजिए, आगे वाले चलते हैं। एक ऑर्डर और है। एक ऑर्डर और है ना? देखिए, ग्रुप थर्ड ए है ना, बोरॉन फैमिली।
बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, है ना, इंडियम और फिर थैलियम, है ना, ये है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बोरॉन की सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे कम किसकी? एल्युमिनियम की, उससे कम आप गैलियम की, फिर इंडियम और थैलियम में, तो इसके बाद मतलब गैलियम के बाद कौन सा? थैलियम और फिर यहाँ पर इंडियम, ये एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ ये होता है, लेकिन वहीं गैलियम और एल्युमिनियम की लगभग सेम है, ये भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रेंड ये आता है बोरॉन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एल्युमिनियम और गैलियम की लगभग सेम है। समटाइम्स गैलियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा भी लिख देता है, लेकिन समटाइम्स इसकी सेम लिखता है, तो मैंने ये सिंबल लगाया है। इसके बाद आपका थैलियम और उसके बाद आपका इंडियम, है ना। तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या रीज़न है, क्या रीज़न है यहाँ पर? यहाँ पर क्या रीज़न है? वही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीज़न है। सेम कहानी इसमें है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर क्या रीज़न है? देखिए यहाँ पर वो क्या बोलता है कि जिस तरीके से बीच में जब ये जिस तरीके से यहाँ पर लैंथेनॉइड के 14 एलिमेंट आते हैं और इनकी रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से जो ये पीरियड 4 में जो आपके 10 डी एलिमेंट आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है ये बोरॉन है यहाँ पर, फिर आपका एल्युमिनियम है और फिर यहाँ पर आपका गैलियम बैठा है। गैलियम बैठा है बेसिकली आपका कहाँ? जिंक से पहले, जिंक के बाद, है ना, ये बैठा हुआ है, ठीक है, ये बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है कि डी, यहाँ पर जो 10 एलिमेंट डी में आते हैं और डी में भी जो रेडियस है वो हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसका इफेक्ट गैलियम पर भी पड़ता है। मतलब डी के 10 एलिमेंट आने की वजह से गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम के नीचे होने की वजह बाद भी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी उसे बढ़ना चाहिए था। तो गैलियम की और एल्युमिनियम की जो रेडियस है वो लगभग सेम सी है, और लगभग सेम है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, वो कम नहीं है, वो लगभग एल्युमिनियम के बराबर है, ठीक है। तो ये ट्रेंड यहाँ पे आता है। तो सब यहाँ पे वो रीज़न दे देता है कि डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्युमिनियम और गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग सेम देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर है डी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर 4 ट्रेंड हैं। अगर आप पूरी पीरियोडिक टेबल में ये 4 ट्रेंड अगर आपको अच्छे से पता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं लेके आता हूँ।